मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा शौक और चंचल स्वभाव की लड़की थी। मेरा नाम अंशिका है। मुझे हमेशा से शादी का बहुत शौक था। मैं अक्सर कहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर इंसान से हो ताकि पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। लेकिन जिस दिन सच में मेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया, उस दिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पहले जिस शादी का सपना देखा करती थी, अब उसी का नाम सुनकर डरने लगी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, क्योंकि 1 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हो चुका था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। मुझे डर था कि शादी के बाद अगर मेरे होने वाले पति को सच्चाई पता चल गई तो मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। मैं यह राज हमेशा के लिए छिपा लेना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक न सुनी और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए उससे भी बड़ा झटका छिपा कर बैठी है। यह सब शुरू हुआ मेरी सबसे अच्छी दोस्त कोमल की सालगिरह से। कोमल बहुत अमीर परिवार से थी। उसका बड़ा सा बंगला था और उसके जन्मदिन की पार्टी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उसने हम सभी सहेलियों को बुलाया था। उसने खुशी से बताया कि उसके पापा पार्टी में आने वाली हर लड़की को रिटर्न गिफ्ट में नया स्मार्टफोन देने वाले हैं। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास छोटा सा फ़ोन था और मेरे घर वाले मुझे बड़ा फ़ोन दिलाने के सख्त खिलाफ थे। मेरे पापा कहते थे कि ज़रूरत जितनी हो उतना ही काफ़ी है। मेरी माँ भी हमेशा उनकी बात का साथ देती थी। रात को कहीं बाहर जाना तो हमारे घर में बिल्कुल मना था। जब मैंने पार्टी में जाने की बात की तो पापा ने साफ कह दिया कि रात को घर से बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं। माँ ने भी समझाया कि सुबह जाकर दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देना, लेकिन रात की पार्टी में नहीं जाना। मेरा बड़ा भाई तो इतना सख्त था कि अगर उसे पहले ही पता चल जाता तो शायद बात और भी बिगड़ जाती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। मेरी सहेलियाँ बार बार फ़ोन करके कहती कि अगर मैं नहीं गई तो पार्टी अधूरी रह जाएगी। रिया ने तो मुझे याद दिलाया कि नया फ़ोन भी मिलेगा। मैं भी मन ही मन तय कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो मैं पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने रिया को अपना प्लान बताया। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन फिर बोली कि वह मेरी मदद कर देगी। अगले दिन उसने मुझे एक छोटी सी शीशी दी और समझाया कि इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना। मैंने भी इसे रिला दिया, लेकिन उस समय मेरी सोच बस एक ही बात पर अटकी हुई थी कि किसी भी तरह मुझे पार्टी तक पहुंचना है। मैंने घर वालों के सामने जिद करना बंद कर दिया ताकि उन्हें लगे कि मैंने उनकी बात मान ली है। माँ ने जब पूछा कि अब पार्टी में नहीं जाओगी तो मैंने उदास चेहरा बनाकर कहा कि जब आप लोग नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ खुश हो गई। सालगिरह वाले दिन मैं सुबह ही कोमल के घर जाकर उसे शुभकामनाएं दे आई ताकि घर वालों को कोई शक न हो। वापस आकर मैंने कहा कि अब मैं जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। रात को मैंने खुद सबके लिए खाना परोसा। बाहर से मैं बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने वही किया जो पहले से सोच रखा था। मुझे लगा अगर कोई जाग गया तो मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अपनी समझ पर कर लिया। खाना खाने के कुछ देर बाद पापा ने कहा आज बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। भाई भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में माँ भी सोने चली गई। मैं धीरे धीरे हर कमरे में गई और देखा कि सब गहरी नींद में हैं। मुझे लगा कि मेरा प्लान सफल हो गया है। मैं तुरंत अपने कमरे में गई और छिपा कर रखे कपड़े पहन लिए। यह ड्रेस मैं घर में कभी नहीं पहन सकती थी, इसलिए सहेली से लेकर आई थी। हल्का सा मेकअप किया, थोड़ा परफ्यूम लगाया और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। मुझे लग रहा था कि अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जल्दबाजी में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मुख्य दरवाज़ा ठीक से बंद करना भूल गई। जब मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम में हल्का सा अंधेरा था। खिड़की से आती रोशनी में मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि घर के अंदर कई अनजान लोग मौजूद थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में सामान था। वे इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैं समझ गई कि घर में चोरी करने वाले लोग गुस्साए हैं। मैं बिना आवाज़ किए वापस कमरे की तरफ मुड़ने लगी ताकि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लूँ, लेकिन तभी उनमें से एक लंबे आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई। वह तेज़ी से मेरी तरफ आया और मेरी कलाई पकड़ ली। मैं डर से कांपने लगी। मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। बाकी लोग घर के कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि वह आदमी मुझे गौर से देखता रहा। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं लगातार अपने माँ पापा और भाई को आवाज़ देने लगी, लेकिन घर में गहरी खामोशी थी। तभी पहली बार मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। अगर मैंने अपनी जिद में आकर ऐसा फैसला न लिया होता तो शायद आज घर की यह हालत न होती। उस आदमी ने धीमी आवाज़ में मेरा नाम पूछा, लेकिन मैं कुछ
कुछ नहीं बोली। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वे घर का सामान ले जाएं और मुझे जाने दें। उस रात मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगले दिन जब घर वालों की आँख खुली तो पूरा घर बिखरा हुआ था और मेरी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात भर आखिर क्या हुआ था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सुबह मेरे भाई ने कांपते हाथों से मेरा फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मेरी दोस्त रिया थी। वह हंसते हुए कह रही थी कि अंशिका, तू तो कह रही थी किसी भी तरह पार्टी में पहुंचेगी, लेकिन अब तक आई भी नहीं और फ़ोन भी नहीं उठा रही। उसने अनजाने में मेरे बनाए प्लान का जिक्र भी कर दिया। भाई के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ हमेशा के लिए कहीं खो गई हो। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद परिवार को अलग बुलाकर कुछ बातें बताई। डॉक्टर की बातें सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और पापा कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। मेरे भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन माँ ने किसी तरह उसे शांत किया। घर लौटने के बाद किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरे चेहरे पर जो दर्द था वही पूरी कहानी कह रहा था। पापा ने घर में हुई चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि अगर ये बात बाहर गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी। मेरी हंसी गायब हो चुकी थी। जो लड़की हर समय मुस्कुराती रहती थी, अब आईने में खुद को देखने से भी डरती थी। रात को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही वही डरावनी रात याद आने लगती। माँ मुझे समझाती कि जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं था। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी और दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। माँ मुझे तरह तरह की घरेलू दवाइयाँ देती रहती। जब मैं पूछती कि ये किस लिए तो वह नज़रें चुरा लेती। एक दिन उन्होंने पापा से कहा कि मुझे अंशिका की हालत ठीक नहीं लग रही, कहीं देर न हो जाए। मेरी बात मानो और इसकी जल्दी शादी कर दो। पापा भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मैं अब किसी बात का विरोध करने की ताकत खो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक ज़्यादा खराब रहने लगी। माँ मुझे अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ फूट फूट कर रोने लगी और मैं पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठ गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस एक रात का असर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। घर लौटने के बाद मैं कई दिनों तक किसी से बात नहीं कर पाई। माँ ने डॉक्टर से विनती की कि यह बात किसी और तक न पहुँचे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन बाद दोबारा आने को कहा ताकि आगे का फैसला किया जा सके। हम सब उसी चिंता में थे। तभी अगले ही दिन पापा ने एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम प्रताप था। वह बहुत बड़ा कारोबारी था और उसने खुद मुझे पसंद करके रिश्ता भेजा था। माँ और भाई भी ये सुनकर हैरान थे, लेकिन पापा को लगा यही सही समय है ताकि किसी को कोई शक न हो। जब मुझसे राय पूछी तो मैंने साफ कह दिया कि मैं किसी को धोखे में रखकर शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मुझे होने वाले पति को सब सच बता देना चाहिए। मेरी बात सुनते ही माँ नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि अगर अब भी मैंने जिद की तो पूरे परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। उन्होंने मुझे समझाया कि कभी कभी हालत इंसान से ऐसे फैसले करवा देते हैं जो वह खुद भी नहीं करना चाहता। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। आखिरकार एक हफ्ते के भीतर मेरी शादी तय हो गई। शादी के दिन मेरे चेहरे पर दुल्हन का श्रृंगार था, लेकिन दिल में कोई खुशी नहीं थी। मैं पूरे समय यही सोचती रही कि सुहागरात को सबसे पहले प्रताप को सब सच बता दूंगी। शादी की पहली रात कमरे में गहरा सन्नाटा था। प्रताप धीरे से कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो बिना डरे कह सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी ज़िंदगी का हर सच उसे बता दिया। मैंने कहा कि कुछ समय पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैंने यह भी बताया कि उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई और परिवार ने समाज के डर से बहुत सी बातें छिपा ली। मेरी बात खत्म होते ही मैं सिर झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा अब वह इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देगा, लेकिन काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद प्रताप ने शांत आवाज़ में कहा, अंशिका, सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दो कि इस हादसे में तुम्हारी कोई गलती थी। गलती सिर्फ उन लोगों की थी जिन्होंने अपराध किया। किसी पीड़ित को अपने साथ हुए अन्याय के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत की वजह से सम्मान देता हूँ।
मैं तुम पर किसी भी फैसले का दबाव नहीं डालूंगा। अगर तुम्हें समय चाहिए तो जितना चाहो ले सकती हो। उस रात प्रताप कमरे के सोफे पर जाकर सो गया ताकि मुझे किसी तरह की असहजता महसूस न हो। अगले दिन उसने अपने बचपन के दोस्त अजय से मुलाकात की, जो पुलिस विभाग में अधिकारी था। प्रताप ने उसे पूरी घटना बताई। अजय ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर सबूत मिल जाए तो अपराधियों को कानून के सामने लाया जा सकता है। उसी दिन से जांच दोबारा शुरू हुई। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकाले। उस रात के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठी की गई। पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ हुई। जिन रास्तों से संदिग्ध लोग आए थे और गए थे उनकी जानकारी जुटाई गई। कई दिनों तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। एक दिन एक पेट्रोल पंप के कैमरे में एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी का नंबर साफ नहीं था, लेकिन उसका मॉडल और कुछ निशान पहचान में आ गए। पुलिस ने उसी आधार पर कई जिलों में जानकारी भेजी। धीरे धीरे एक गिरोह का नाम सामने आया, जो अलग अलग इलाकों में डकैती की घटनाओं में शामिल था। पुलिस ने कई दिनों तक उन लोगों पर नजर रखी। आखिर एक रात छापा मारा गया। कुछ आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में भागदौड़ के बाद सभी गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में पहले तो वे लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत रखे तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने कई वारदातों के साथ उस रात की घटना भी स्वीकार कर ली। पुलिस ने चोरी का काफ़ी सामान भी बरामद कर लिया, जो अलग अलग जगह छिपा कर रखा गया था। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। हर सुनवाई मेरे लिए आसान नहीं थी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। प्रताप हर तारीख पर मेरे साथ खड़ा रहता था। वह कभी मुझसे ये नहीं कहता था कि जल्दी सब भूल जाऊं। वह सिर्फ इतना कहता था कि सच के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। कई महीनों तक केस चला। आखिर अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर सभी दोषियों को कठोर सजा सुनाई। फैसला सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार इन आंसुओं में डर नहीं था, बल्कि एक लंबे संघर्ष के बाद मिला सुकून था। घर लौटने के बाद भी प्रताप ने कभी मुझ पर पति होने का अधिकार नहीं जताया। उसने कहा कि रिश्ते का सम्मान और भरोसे से बनता है, किसी मजबूरी से नहीं। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। एक दिन मैंने खुद फैसला किया कि मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाऊंगी और ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद भी करूंगी, ताकि कोई भी लड़की डर की वजह से अपनी आवाज़ न दबाए। प्रताप ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन हमेशा मेरी इच्छा का सम्मान किया। कई महीनों बाद एक शाम में बालकनी में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अतीत का दर्द कभी पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। मैं प्रताप के पास गई और मुस्कुराकर कहा कि नई जिंदगी शुरू करने का फैसला मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। यह फैसला किसी दबाव का नहीं, बल्कि भरोसे का है। प्रताप ने सिर मुस्कुरा कर सिर हिलाया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना जरूर है, लेकिन अब वह मुझे आगे बढ़ने की एक नई राह भी दे रही है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।